स्वस्थ होना मतलब कोई बीमारी नहीं होना ही नहीं होता है, लेकिन स्वास्थ्य का डेफिनेशन में आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य और आपका सामाजिक स्वास्थ्य, इन तीनों चीज़ों से आपका स्वास्थ्य बनता है। आप मेंटल वर्ड यूज़ करो तो लोग हंसने लगते थे। बिल्कुल। ये हंसी मजाक का विषय था। तो अगर कोई बोलता था, मतलब मेंटल हेल्थ में जो काम करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, उनको पागलों का डॉक्टर बोला जाता था। इस हद तक मेंटल हेल्थ के बारे में एक निगेटिव स्टिग्मा क्रिएट हुआ था। उसी की वजह से हमारे दिमाग में मेंटल वर्ड सुनने के बाद हंसी आती थी। हमने उसको पागल से कनेक्ट कर दिया था। दूसरा, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तीसरा, वो लज्जा की बात है कि मेरे घर में अगर कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट है तो वो मैं दुनिया को नहीं बताना चाहता, क्योंकि लोग मुझके ऊपर हंसेंगे। तो इसीलिए उसको सप्रेस किया जाता था। तो इसीलिए ना इसके बारे में किसी ने जानकारी लेने की कोशिश की, ना इसके बारे में कभी किसी ने डिटेल में स्टडी करने की कोशिश की। इसीलिए ये एक मिथ्या बनी रही। तो वो जो डिफरेंस हुआ है, जेंडर डिफरेंस हुआ है, उसके परिणाम हमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर दिखते हैं। मतलब कानून कितने भी मजबूत बन जाएं, जब तक समाज नहीं चाहेगा तब तक बदलाव नहीं आ पाएगा। करेक्ट। समाज का मानसिक स्वास्थ्य हमें सुधारना है, समाज का शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधारना है, समाज का मानसिक स्वास्थ्य भी हमें सुधारने की जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय मिला के इस पॉडकास्ट में। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त शिवम गर्ग। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में समाज अक्सर चुप रहता है, जिसके बारे में बात करना समाज को सबसे ज़्यादा गैर ज़रूरी लगता है। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मान लीजिए एक व्यक्ति को बुखार आ जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले लेता है, मगर अगर उसका मन टूट जाए, वो निराश हो जाए, हताश हो जाए, तब बचती है सिर्फ चुप्पी। और यकीन मानिए, ये चुप्पी सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है। साथियों, मानसिक स्वास्थ्य कोई बीमारी या सवाल भर नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य आपकी जिंदगी से जुड़ा है, क्योंकि जब आपका मन मजबूत होता है तो आप बड़े से बड़े तूफानों को भी बहुत आसानी से पार कर लेते हैं। और जब आपके मन पर कोई बोझ हो, तब आपको रोशनी में भी अंधेरा दिखाई देता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी गंभीरता से हम इस विषय पर बात करते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य कैसे बनाया जाए, उतनी ही गंभीरता से इस विषय पर भी बात की जाए कि हम मानसिक स्वास्थ्य कैसे बनाएं। तो इसी दिशा में आज का प्रयास है हमारा पॉडकास्ट, जहां हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, जहां सवाल होंगे, साथ ही सवालों के साथ साथ आपको समाधान भी दिया जाएगा। और उस समाधान को देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गिरीश लाड जी, जो बेहद लंबे समय से इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं और इस विषय पर काम कर रहे हैं, जो फाउंडर हैं राइजिंग इंडिया रिसर्च फाउंडेशन के। स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि जब हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो अक्सर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस इससे जुड़े हुए हैं, मगर सबसे पहले जो ज़रूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, वो हमारे दर्शकों को जान लेना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, बट उसके पहले मैं थोड़ा सा आपके सवाल को करेक्ट करना चाहूँगा जी। सबसे पहले हम ये समझे कि स्वास्थ्य क्या है। बिल्कुल। अगर उसकी परिभाषा देखें जो WHO ने की है, तो उसके हिसाब से मैं इंग्लिश में पहले उसको डिफाइन करता हूँ, फिर हिंदी में बताता हूँ कि हेल्थ इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। मतलब स्वस्थ होना मतलब कोई बीमारी नहीं होना ही नहीं होता है, लेकिन स्वास्थ्य का डेफिनेशन में आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य और आपका सामाजिक स्वास्थ्य, इन तीनों चीज़ों से आपका स्वास्थ्य बनता है। तो अभी तक हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बात करते आ रहे हैं, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य हमें दिखता है। हम किसी को देख के बोल सकते हैं कि ये आदमी या ये महिला स्वस्थ है या नहीं है। हमें अपने आप को महसूस होता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण हम समझ सकते हैं और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, ये हमें पता ही नहीं चलता और ना किसी और को पता चलता है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। तो वो दिखता कैसे है? वो आपके बात करने के तरीके से दिखता है,
आपके मूड स्विंग्स, या अगर गुस्सा आ रहा है किसी को बिना मतलब के, या आपके बर्ताव से पता चलता है। बट अभी तक ये था कि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, आप मेंटल वर्ड यूज करो तो लोग हंसने लगते थे। बिल्कुल। ये हंसी मजाक का विषय था। तो अगर कोई बोलता था, मतलब मेंटल हेल्थ में जो काम करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, उनको पागलों का डॉक्टर बोला जाता था। इस हद तक मेंटल हेल्थ के बारे में एक निगेटिव स्टिग्मा क्रिएट हुआ था। पिछले कुछ सालों में हम लोग ये देख रहे हैं कि इसकी धारणाएं अब बदल रही हैं। पूरी दुनिया में अब मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी प्रायोरिटी दी जा रही है, उसका महत्व समझा जा रहा है। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है सामाजिक स्वास्थ्य। जिस समाज का हम हिस्सा है, समाज में हमारी फैमिली है, हमारी कम्युनिटी है, हमारी सोसाइटी है, हमारा जिला है, हमारा देश है, इससे भी, इसका असर भी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। सो स्वास्थ्य जो है ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अब तीनों में कौन इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं, तीनों चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सो तीन जो हमारे हेल्थ हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल सामाजिक हेल्थ, स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य, इन तीनों से मिलके हमारी हेल्थ बनती है। पर जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो जैसा कि आपने बताया अभी बहुत सारे स्टिग्मास के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। जैसे आपने ही बताया, अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य का से संबंधित किसी बीमारी का सामना कर रहा है तो हम अक्सर बोल देते हैं कि वो व्यक्ति पागल हो गया। तो इस मिसकंसेप्शंस को आप कैसे देखते हैं, और ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आप भी देखते होंगे समाज में? अब ये जो जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, इसकी शुरुआत और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो हमारी जो फिल्में हैं, अभी तक जो बनती आ रही हैं पिछले कुछ 50, 70, 100 सालों में, हम्म। और उसमें जो हम पागलखाना देखते हैं, उसमें जिस तरीके से मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को दिखाया जाता है कि एक ही तरीके के एक्शंस कर रहे हैं, तो वो हंसी मजाक का पात्र बना। उसके बाद एक हम हमेशा देखते हैं कि किसी हीरो को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और उसको मेंटल पेशेंट बनाते हैं, या उनकी लैंग्वेज में पागल बनाते हैं। हम्म। अब ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं होता, बट बिकॉज ऑफ सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम से, तो इसको हंसी मजाक का पात्र बनाने के लिए वो सारी फिल्में जिम्मेदार हैं, वो सारे प्रोड्यूसर्स, वो सारे डायरेक्टर्स, वो सारे राइटर्स जिन्होंने इस तरीके से लिखा और इस तरीके से उसको चित्रित किया गया। उसी की वजह से हमारे दिमाग में मेंटल वर्ड सुनने के बाद हंसी आती थी, हमने उसको पागल से कनेक्ट कर दिया था। तो ये मिसकंसेप्शन क्रिएट होने में फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तीसरा, वो लज्जा की बात है कि मेरे घर में अगर कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट है तो वो मैं दुनिया को नहीं बताना चाहता, क्योंकि लोग मुझके ऊपर हंसेंगे। तो इसीलिए उसको सप्रेस किया जाता था। तो इसीलिए ना इसके बारे में किसी ने जानकारी लेने की कोशिश की, ना इसके बारे में कभी किसी ने डिटेल में स्टडी करने की कोशिश की। इसीलिए ये एक मिथ्या बनी रही, ये एक मिसकंसेप्शन बनी रही। अभी जैसा मैंने कहा कि पिछले कुछ सालों से इसके बारे में अब पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस का कैंपेन चल रहा है। लोग इसको अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है और उसको हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए। पर जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक रूरल और एक अर्बन। तो क्या ऐसा कुछ है कि रूरल इंडिया में अभी स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा खराब है? अ, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ऑल ओवर इंडिया की मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, तो रूरल और अर्बन की जो गैप है वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेंशन, हम्म। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अब हर छोटे छोटे गांव में बिजली पहुंच चुकी है, हर छोटे छोटे गांव में इंटरनेट पहुंच चुका है, हर छोटे छोटे गांव में आप देखो, आपको लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का जो प्रभाव बना है पिछले कुछ सालों में, इससे शहर और ग्रामीण, इनकी दूरी काफ़ी स्पीड से कम हो रही है। हम्म। तो जो पहले जो था कि जब आप ट्रैवल करके जाना पड़ता था शहरों में, तब आप देखते थे, तब आपको जो दिखता था उतने पीरियड के लिए, तब आपको उसके आपकी कुछ धारणाएं बनती थी। हम्म। लेकिन आज के ज़माने में एक तो बदलाव का स्पीड बहुत ज़्यादा है, और इन सब चीज़ों का कारण है टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी की वजह से अब शहर और ग्रामीण में डिफरेंस कम हो रहा है। अब अलग तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि सोशल मीडिया में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है,
तो हम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच में फर्क करना भूल गए। फर्क करने में गड़बड़ कर रहे हैं। हम्म, इन्फॉर्मेशन एक बात है और नॉलेज एक बात है। बिल्कुल। तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स जो है वो कहीं से भी आ सकता है। अभी जैसे हम हेल्थ के बारे में देखें कि 21 दिन में सुबह उठ के ये पानी में डाल के खाओ और आपका वजन घटाओ 10 किलो से। अगर ऐसा कोई तरीका होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लागू कर दिया होता, 21 दिन में पूरा इंडिया दुबला पतला हो जाता। तो ये जो है ये गलत इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। तो उसमें डिफरेंस की वजह से शहर और ग्रामीण दोनों जगह पे आपको दो प्रकार के लोग दिखेंगे, एक जो सिर्फ इंफॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हैं और एक जो नॉलेज को फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब तकनीक ने और तरक्की ने और चौड़ी चौड़ी सड़कों ने सड़कों ने गांव और और जो शहर होते हैं उनका फासला तो कम कर फासला दिया। काफी कम पर हो मुझे गया। लगता है तकनीक एक फासला जो कम नहीं कर पाई वो है पुरुष और महिला का। क्या महिलाएं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों का अधिक सामना करती हैं? बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य में पुरुष और महिला उन दोनों का अगर हम देखें तो नेचर ने, ये भगवान ने जिन्होंने भी हमें बनाया उन्होंने बनाते समय ही दोनों को अलग अलग बनाया है। दोनों का फिजिकल हेल्थ अलग है, दोनों का मेंटल हेल्थ अलग है और दोनों का सोशल हेल्थ भी अलग है, क्योंकि दोनों की भूमिकाएं अलग अलग है। बायोलॉजिकल चेंजेस मतलब किसी की भी पर्सनालिटी है वो तीन चीज़ों से बनती है। एक होता है नेचर, एक होता है नर्चर और एक होता है कल्चर। नेचर मतलब नेचर से आप पुरुष हो, मैं पुरुष हूँ, ये महिला है, ये जो पार्ट है ये नेचर का पार्ट हो गया। उसके बाद फिर मेरी हाइट कितनी है, मेरे बाल का रंग का कौन सा है, मेरे शरीर का रंग कौन सा है, मेरा वज़न कितना होने वाला है, मुझे मेरे पेरेंट्स से, मेरे डीएनए के माध्यम से मुझे क्या मिला है, वो मेरा नेचर का पार्ट हो गया। दूसरा जो पार्ट है वो है नर्चर। नर्चर में सारे संस्कार आते हैं और यहाँ पे स्त्री और पुरुष का भेद वापस से हमारे कंट्रोल में है, जो हम इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। नेचर तो हम चेंज नहीं कर सकते। मैं लड़का पैदा हुआ हूँ ये मेरे हाथ में नहीं था, कोई लड़की पैदा हो उसके हाथ में नहीं है। सो नेचर इज नॉट इन आवर कंट्रोल, बट नर्चर हमारे हाथ में है। नर्चर क्या करता है कि लड़कों को क्या करना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए, ये जो संस्कार है ये नर्चर का पार्ट है। और हम अगर लड़की पैदा होने से लेके एंड तक उनके लाइफ साइकिल को हम देखें तो लड़की पैदा होने के बाद, जैसे महाराष्ट्र से मैं हूँ तो महाराष्ट्र में मुझे पता है अगर लड़का पैदा हुआ तो जो मिठाई बांटते हैं बच्चा पैदा होने के बाद, तो लड़का पैदा हुआ तो पेड़ा बांटते हैं और लड़की पैदा होती है तो जलेबी बांटते हैं या बर्फी बांटते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये पैदाइश से शुरू होता है। तो लड़का है तो हम उसको थोड़ा सा इलाइट स्टैंडर्ड वाला समझते हैं, तो सेलिब्रेशन भी उसी तरीके से होता है। सो यहाँ से वो डिफरेंस शुरू होता है जो नर्चर का पार्ट है। उसके बाद लड़की जैसे बड़ी होती है, लड़का बड़ा होता है, कोई घर में मेहमान आ गया और उनको पानी देना है, हमेशा घर वाले लड़की को बोलेंगे कि जाओ उसको पानी दे दो, कभी लड़के को नहीं बोलेंगे। सो लड़की का काम किचन से लिंक कर दिया है, लड़के का काम पढ़ाई से लिंक कर दिया है। अब पिछले कुछ सालों से हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। तो अब वो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो पैदा हो चुके हैं, जिन्होंने अभी तक ये सब एक्सपीरियंस किया है, उनके दिमाग में तो उनका नर्चर तो वैसे ही हो गया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पीछे की जो भावनाएं हैं, उसका जो उद्देश्य है, इसको इम्प्लीमेंट होने में और कुछ साल लगने वाले हैं, क्योंकि आपने फैसिलिटीज इस योजना के तहत कर दी, आपने अवेयरनेस क्रिएट कर दिया, लेकिन माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा तब तक इस प्रकार की योजनाओं का असर नहीं दिखेगा। और ये मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस है। तो जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं, पेरेंट्स सबसे पहले जिम्मेदार हैं, जो अननोइंगली मतलब बिना इरादतन, ये क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही होते आ रहा था, वो भी ऐसे ही करते हैं। तो लड़की के लिए अलग नियम बने हुए हैं, लड़कों के लिए अलग नियम बने हुए हैं। अगर 12th का एग्ज़ाम है मान लो और लड़का 60% से पास हो गया और लड़की 95% से पास हो गई, तो कितने पेरेंट्स हैं जो लड़के को बोलेंगे कि आप बीएससी कर लो और लड़की को बोलेंगे कि आप डॉक्टरी करो या इंजीनियर करो। सो जहाँ पे हायर एजुकेशन की बात है, वहाँ पे पेरेंट्स वो बच्चे को, लड़के को
कम मार्क्स मिले हो तो सारा जुगाड़ करेंगे, डोनेशन से एडमिशन दिलाने का, ये करने का, और लड़की को बोलेंगे कि तू बहुत होशियार है, तू बीएससी कर ले। तो शिक्षा में डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बाद आगे जाके जॉब में डिस्क्रिमिनेशन है। लड़की को, जैसे आप किसी छोटे शहर में हो और किसी बड़े शहर में आपको भेजना है पढ़ाई के लिए, तो लड़के को भेजेंगे, लड़की को नहीं भेजेंगे। तो ये शुरुआत कौन, ये डिसीजन कौन लेता है? ये पेरेंट्स ही लेते हैं। तो पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो चेंज नहीं होगी तब तक लड़कियों का भविष्य उतने जल्दी इम्प्रूव नहीं होगा। हालांकि अब कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि लड़कियां भी ट्रैवल कर रही हैं, लड़कियां भी काफ़ी जगह पे स्किल डेवलप उनका हो रहा है। तो लड़कियों के ब्रेन में वो मेमोरी वाला जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा चीज़ें उन्हें याद रहती हैं। तो इसीलिए उनको ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। आप हमेशा देखो, लड़कियों से आप बात करो तो कभी कभी ये रेफरेंस आता है कि 4 साल पहले उस इवेंट में हम गए थे और उसने वो कलर की साड़ी पहनी थी, उनको वो याद रहता है। आपको लास्ट पॉडकास्ट में आपने क्या पहना था याद है? बिल्कुल नहीं। और मैं तो एक बात इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा कि आप इसे एक लड़कियों की विशेषता बताते हैं और हम तो देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इसी चीज़ को मीम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अब मीम के तौर पे ये वो तरीका है कि इसको किस तरीके से हंसी मजाक में किया जाए, बट मेमोरी रिटेंशन लड़कियों में ज़्यादा होता है। इसीलिए आप देखो जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसके रिजल्ट हमेशा लड़कियां ज़्यादा अच्छे मार्क्स से पास होती है एज कम्पेयर टू लड़कों के। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उनकी ब्रेन की बनावट वैसी है। तो दोनों के अपने अपने गुण हैं, दोनों के प्लस पॉइंट है, दोनों के माइनस पॉइंट है। बट वो 1%, जैसे लड़का है तो लड़के का ब्रेन ऑथोरिटेटिव तरीके का होता है। जैसे मान लो एक अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लें कि हस्बैंड वाइफ है और उनका एक बच्चा है। अब हस्बैंड कहीं बाहर गया हुआ है और उस बच्चे को कुछ चोट आ गई और उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है। तो हस्बैंड कैसे सोचेगा कि सबसे बढ़िया हॉस्पिटल कौन सा है? मैं 4 मेरे दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, मैं एम्बुलेंस अरेंज करता हूँ, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर अरेंज करता हूँ, पैसे की अरेंजमेंट करता हूँ। और वही अगर उल्टा पकड़ लो, लड़की है, माँ है, वो बाहर है और उनके साथ हुआ है, तो वो ऐसा सोचेगी कि बच्चे के साथ कौन है, उसकी तबीयत कैसी है, उसको कितना पेन हो रहा है, उसको कितना दुख रहा है, उसको क्या ज़रूरत है। सो हमारी ब्रेन की बनावट और ह्यूमन इवोल्यूशन से लेके, मतलब 400 ग्राम से लेके 1.5 किलो तक अपना ब्रेन का साइज बढ़ा है। आज हमारे ब्रेन की साइज लगभग 1.5 किलो के आसपास है। सो जो लाखों वर्षों पूर्व 400 ग्राम थी। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये ग्रेजुअली हुआ है, और इस डेवलपमेंट में पुरुषों का रोल अलग था, महिलाओं का रोल अलग था, और ग्रेजुअली अपने रोल के हिसाब से उनके ब्रेन में बदलाव आते गए। तो महिलाएं जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है, इसीलिए उनका नेटवर्किंग बहुत अच्छा होता है। जैसे बात करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे मीम हैं कि लड़कियां ज़्यादा बात करती है एज़ कम्पेयर टू लड़के कम बात करते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि उनकी ब्रेन की बनावट वैसी है, और वो ब्रेन की बनावट उनके लिए कोपिंग टेक्निक का काम करती है। क्योंकि वो बात करती है इसलिए उनका वो कोपिंग टेक्निक है। मर्द जो है वो बात नहीं करेगा, वो शांत बैठ के एकांत में प्राइवेसी चाहेगा, वो उसकी कोपिंग टेक्निक है। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है ये हज़ारों लाखों साल से इवॉल्व हुआ है। इसीलिए नेचर मतलब बायोलॉजिकली तरीके से मर्द अलग है, महिला अलग है, उनका ब्रेन भी अलग है, सिर्फ बॉडी टाइप नहीं, उनके ब्रेन के बनावट में भी थोड़ा सा अंतर है। नर्चर का मैंने बताया कि लड़कियों के लिए अलग रूल्स है, लड़कों के लिए अलग रूल्स हैं। और तीसरा जो पार्ट है जो हमारा समाज, अगर लड़की भाग गई तो फैमिली की इज्जत खराब हो जाती है, वहीं लड़का भाग गया तो फैमिली की इज्जत खराब नहीं होती। इंटरकास्ट मैरिज की बात करो, लड़की ने इंटरकास्ट मैरिज किया तो आपके खानदान की इज्जत खराब हो गई, लड़के ने इंटरकास्ट मैरिज किया तो आपके खानदान की इज्जत खराब नहीं हुई। इनफैक्ट गर्व से बताते हैं माता पिता इस बात को। यस। सो ये जो है, तो ये जो जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी ये धारणाएं हैं, ये अभी नहीं बनी है, ये हजारों सालों से चलती आ रही है। और उसका कुछ फायदा लड़कियों को हुआ है, कुछ चीज़ों का, बट ज़्यादातर नुकसान उनको बहुत हुआ है।
तो डॉक्टर क्रिश, जैसे आपने बताया कि इसका जो मूल कारण है वो प्राकृतिक कारण भी है, और आपने जब सामाजिक कारण की बात करी तो एक चीज़ मुझे याद आती है। जब हम छोटी बच्चियों को देखते हैं तो वो कहीं न कहीं अपनी उम्र के लड़कों से थोड़ी-सी ज़्यादा नटखट, ज़्यादा शरारती होती है। मुझे लगता है समाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उन्हें बार-बार याद दिलाने में कि तुम लड़की हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसका भी सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, जैसे नेचर का जो मैंने पार्ट बताया था कि आपकी शरीर की बनावट। हुँ, और जब आप लड़की के रूप में पैदा होते हो तो एक 10 साल, 11 साल, 12 साल के उम्र में आपको पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। हुँ, और जैसे ही पीरियड्स आते हैं तो वो किसी भी लड़की के लिए अपने लाइफ का सबसे मेजर इवेंट होता है। और वो हुँ, सिर्फ शारीरिक इवेंट नहीं है, वो मानसिक इवेंट भी है, क्योंकि बच्ची तो छोटी है, हुँ, उसको नहीं पता चल रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। और हमारे यहाँ ये होता है कि प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात नहीं करनी। हुँ, हमेशा लड़कियों को बोला जाता है कि ऐसे मत बैठो, ऐसे पैर मत रखो, ये कपड़े मत पहनो, जो कि लड़कों के लिए नहीं है। हुँ, तो इसकी वजह से वो बच्ची की उम्र तो छोटी है, तो उसको समझ में नहीं आता कि मेरे भैया को ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो, आप सिर्फ मुझे क्यों बोल रहे हो। इसका आंसर पेरेंट्स नहीं देते। उसके बाद जो शारीरिक बदलाव जो लड़की के कम उम्र, और आजकल क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल, मेरी माँ की जो उम्र की महिलाएं हैं उनमें जो पीरियड्स आने का एज ग्रुप था वो लगभग 13-14 साल का था। हुँ, आजकल की लड़कियों में 9 और 10 साल में पीरियड्स आने शुरू हो गए। सो और कम उम्र में पीरियड्स आ रहे हैं। तो पीरियड्स का एक इवेंट है जो उस लड़की को महिला बना देता है। और उसके बाद उसके ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस आते हैं कि सब लोग उसको एक महिला समझना शुरू कर देते हैं। बिकॉज पीरियड शुरू हो गए मतलब शी कैन बिकम अ प्रेग्नेंट। हुँ, तो उसकी वजह से उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। लेकिन मानसिक तौर पे तो वो बच्ची है, मानसिक तौर पे तो वो महिला नहीं बनी है। तो ये जो डिफरेंस है, ये पेरेंट, यहाँ पे मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है। बट अगर पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्कूल्स को ज़्यादा अवेयरनेस में भागीदारी निभानी चाहिए? हाँ, अब इस मामले में ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ इंडिया में पर्टिकुलरली पीरियड्स को लेके अवेयरनेस कैंपेन काफ़ी बढ़ रहे हैं। हुँ, स्कूलों में साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, लड़कियों को माहवारी के बारे में डिटेल में प्रेजेंटेशन दिया जाता है, समझाया जाता है। सैनिटरी नैपकिन्स के वेंडिंग मशीन स्कूल्स में अब लग चुके हैं, और सभी तो मेरे हिसाब से सभी जगह पे वो फ्री में अवेलेबल है। काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो इसमें काम कर रही हैं। तो पीरियड्स को लेके फिजिकल हाइजीन के बारे में, सॉरी, फिजिकल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस पे बहुत बढ़िया काम हुआ है। और इंडिया जितनी हमारी आबादी है उसको देखते हुए ये बहुत चैलेंजिंग काम है। इतना इजी नहीं है कि इस 150 करोड़ के आसपास आबादी के देश को इतनी सारी लड़कियों को इतनी सारी लेवल पे जाके अवेयरनेस कराना, वेंडिंग मशीन्स तक प्रोवाइड कराना। तो वो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है। मतलब शुरुआत हो चुकी है। बहुत अच्छे से शुरुआत हो चुकी है और दिख रहा है वो रिजल्ट। लेकिन मानसिकता इसके पीछे की जो है, हुँ, मेंटल हेल्थ जो इसके पीछे की है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कि हमें ये समझना चाहिए, टीचर्स को भी समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, और उस लड़की के भाई को भी पता चलना चाहिए कि मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है। वो अगर 3 दिन तक उसके पीरियड्स आ रहे हैं, 4 दिन तक आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ जैसे शरीर में बदलाव होता है वैसे माइंड में भी बदलाव होता है। तो उसको थोड़ा गुस्सा आएगा, वो थोड़ी आपसे ठीक से बात नहीं करेगी, वो थोड़ी सी परेशान होगी, उसको नींद नहीं आएगी, उसको हमेशा डर रहेगा कि मेरे पीरियड्स ऐसा तो नहीं है कि 1 तारीख को आया तो अगले महीने को 1 तारीख को ही आएंगे। हो सकता है वो 29 तारीख को आए, हो सकता है वो 2 तारीख को आए। तो वो जो हफ्ता है पीरियड्स का, वो हफ्ते के पीरियड में उस लड़की के दिमाग में खूब ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। हुँ, हमेशा वो अगर स्कूल गई और पता चला वो पैड, सैनिटरी नैपकिन लेना भूल गई, हुँ, और स्कूल में अगर पीरियड्स आ गए तो वो कैसे लगेगा, कपड़े हुँ, खराब हो जाएंगे, मुझे सब चिढ़ाएंगे, टीचर डांटेंगे, पेरेंट्स डांटेंगे। तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। सो जैसे हम फिजिकल हाइजीन का अब हम ध्यान रख रहे हैं, वैसे
मेंटल हाइजीन का भी हमें लड़कियों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई एक उम्र तक कि एक उम्र में लड़कियों को स्कूल में अवेयरनेस दी जानी चाहिए, उनके माता पिताओं के द्वारा उन्हें अवेयर किया जाना चाहिए। मगर मान लीजिए एक लड़की बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है या फिर वो कहीं पर काम कर रही है, तो या तो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही होती है अगर शादी हो गई है उसकी, या फिर कार्यस्थल पर हम देखते हैं कि हैरेसमेंट का शिकार भी महिलाएं बहुत अधिक होती हैं। ये दोनों ही फैक्टर्स किस तरह से मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं? अब हम जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो हम फिजिकल वायलेंस की बात करते हैं, है ना। मेंटल वायलेंस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम्म जो कि उसके मायके से ही शुरू हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस में जलाया जाना से लेके खाना नहीं देने तक या बासी खाना देने तक या कम खाना देने तक को हम डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर होते हैं। हस्बैंड आके पीटता है, सास ससुर परेशान करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन उसका इम्पैक्ट तो उसके मेंटल हेल्थ पे होता ही है। हम्म तो लेकिन जैसे फिजिकल वायलेंस है वैसे मेंटल वायलेंस भी है। और जब आप डिस्क्रिमिनेट करते हो लड़का और लड़की के बीच में, तो वो एक तरीके का वायलेंस ही हुआ ना। हम्म तो उसकी उसी की वजह से साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्या होता है ये? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब आपके लाइफ में कुछ ट्रॉमा हो गया, आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा और आपके सामने किसी की डेथ हो गई, तो ये ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया। या फिर आप खुद मरते मरते बच गए, या फिर आपके ऊपर कुछ अत्याचार हुआ। तो ये जो ट्रॉमेटिक एपिसोड होता है, ज़्यादातर लड़कियों के साथ ये ट्रॉमेटिक एपिसोड्स होते हैं। जब वो छोटी होती हैं तो कोई गलत टच करता है, उसका गलत फ़ायदा उठाता है, और वो कुछ नहीं, पहले तो उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैंने कहा कि भले ही शरीर से उसको पीरियड शुरू हो गए, माइंड से तो वो बच्ची है, दिमाग से तो वो बच्ची है। और तो हमने तो गुड टच और बैड टच के बारे गुड में टच, अभी बात करना शुरू किया है। एग्जैक्टली। तो ये जो वायलेंस है, ये फिजिकल वायलेंस है, और फिजिकल वायलेंस से ज़्यादा मेंटल वायलेंस है। फिजिकल वायलेंस मतलब शरीर के जख्म तो डॉक्टर ठीक कर सकता है, आजकल प्लास्टिक सर्जरी भी है तो पता भी नहीं चलता। लेकिन मानसिक तौर पे जो वायलेंस हुआ है, उसके जो जख्म है वो ज़िंदगी भर तक रहते हैं, और आगे जाके वो लाइफ में कभी भी, मान लो कोई टीवी पे पिक्चर देख रहे हैं या कोई सीरीज देख रहे हैं और उस प्रकार का सीन आपने देख लिया, आपकी वो सारी मेमोरीज आपको रिकलेक्ट हो गई, और उसका असर आज के लाइफ में पड़ता है। आज उस लेडी की मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। सो पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब ट्रॉमा होने के बाद जो स्ट्रेस बनता है, तो ये एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ पे नहीं, पूरे दुनिया में है। लड़कियों को ये एक कर्स आप बोलो, श्राप बोलो, वो उसके साथ जीना पड़ रहा है। और इसका मेन कारण वही है कि हम मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है। पर ये तो हो गई घर की बात। मैं फिर से अपना ये सवाल स्कूल नहीं, दोहराऊंगा। ये स्कूल पे भी होता है, ये सिर्फ घर पे ही हो रहा है ऐसे नहीं, अच्छा। स्कूल में भी हो सकता है, बदतमीजी कहीं पर भी हो और सकती दफ्तर है, में भी हो सकती है। दफ्तर में भी हो सकती है, मतलब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हो सकती है। हम्म आप बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, कोई भी आके हाथ लगा के गलत जगह पे छू के चला जाए, हम पुरुष उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते उस फीलिंग को। तो महिलाएं ना घर में उस तरह से अभी सुरक्षित उतनी ज़्यादा हैं और ना दफ्तर में। नहीं, सुरक्षित तो, सुरक्षित होना अलग बात है, बट मैं एक एक्सपीरियंस के बात, ये पुरुषों को नहीं होता ये सारी प्रॉब्लम, ये सिर्फ महिलाओं को होती है। तो ये बीइंग अ वुमन, जो उनके ऊपर जो मेंटल हेल्थ का जो एक्स्ट्रा बर्डन है, हम लोग पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की के मेंटल हेल्थ के डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे एपिसोड्स लड़कियों के लाइफ में होते हैं, जो लड़कों के लाइफ में बहुत कम होते हैं। लड़कों के मामले में भी चाइल्ड अब्यूज़ होता है, लेकिन वो सिर्फ चाइल्ड अब्यूज़ होता है। लड़का बड़ा होने के बाद उसके साथ फिजिकल अब्यूज़ नहीं होता, बट लड़कियों के साथ बड़े होने के बाद भी होता है। बट हम देखते हैं कि बाद बहुत सशक्त कानून बना दिए गए हैं सरकार के द्वारा। फिर ऐसा क्या है जो ये सी चीज़ें अभी भी नहीं रुक पा रही हैं? इसका एक कारण है कि पिछले 40 साल से, जब से अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है, 40 साल से ज़्यादा हो गया, 50 साल हो गए होंगे, लेकिन पिछले 40 साल 90s के आसपास, 2090s के आसपास सोनोग्राफी मशीनें पूरे इंडिया में फैल गई। तो सोनोग्राफी मशीन का मिसयूज़ होने लगा, गर्भ में लड़का है लड़की है देखने के लिए, और अगर लड़की है तो उसका एबॉर्शन करते थे। इसका असर ये हुआ कि हमारे यहाँ पे जो लिंगानुपात है
सेक्स रेशो एट बर्थ, वो गिरने लगा। 1991 का देखो आप, 1981 का देखो, 2001 का सेंसस निकाल के देखो, 2011 का सेंसस निकाल के देखो, ये स्टीप डिक्लाइन है। अब जो लड़कियां पैदा नहीं हुई और लड़के ज़्यादा पैदा हो गए, आज वो सब शादी की उम्र के हैं। आज आप किसी भी कम्युनिटी में बात करो, इंडिया में किसी भी एरिया में बात करो, एक फैमिली में एक डायलॉग हमें सुनने को मिलता है कि आजकल लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही शादी के लिए। वो क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आपने पैदा ही नहीं होने दिया। तो लड़कों की संख्या ज़्यादा हो गई, लड़कियों की संख्या कम रह गई। तो 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, लड़कों की शादी नहीं हो रही है। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से निकाल रहे हैं। हमने एक रिसर्च किया था, मेरे ख्याल से 2004-2005 साल का वो रिसर्च है, जिसमें ये पाया था कि जितने भी रेप हुए हैं उसमें से 95% रेप केसेस में जो विक्टिम है और जो रेपिस्ट है, ये या तो रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर है, सोसाइटी में रहने वाले हैं, या जान पहचान वाले। मतलब जान पहचान वाले लोगों ने रेप किया, ऐसे 95% केसेस है। और सिर्फ 5% केसेस में रेपिस्ट और जिसने रेप किया वो एक दूसरे को नहीं जानते। और दूसरा, जितने भी रेप हुए उस पीरियड में, उसका आप अगर एज के हिसाब से देखो तो 14 साल से कम उम्र की लड़कियों पे रेप हुआ है, ऐसे 78% केसेस। तो अब आप जब ये दोनों रिसर्च को इकट्ठा करो तो आपको पता चलता है कि 95% आपके घर आने जाने वाले लोग 14 साल की कम उम्र की लड़कियों के ऊपर रेप करते हैं। और ये डेटा जो रिपोर्टेड है उसका डेटा है, अदरवाइज ये रिपोर्ट ही नहीं होता। हमारे सोसाइटी में वो एक है जो मैंने कहा कि सामाजिक स्वास्थ्य में जो गड़बड़ी है कि लड़की का नाम खराब हो जाएगा, हम बदनाम हो जाएंगे, लड़की के आगे शादी नहीं होगी, इन सब डर की वजह से कितने तो केसेस है जो रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे। तो ये सब जो डिस्टरबेंस हुआ है वो अब अनरिपेयरेबल डैमेज है। अब हम पीछे जाके 30 साल पहले लड़कियां पैदा नहीं कर सकते, तो वो जो डिफरेंस हुआ है, जेंडर डिफरेंस हुआ है, उसके परिणाम हमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर दिखते हैं। मतलब कानून कितने भी मजबूत बन जाएं, जब तक समाज नहीं चाहेगा तब तक बदलाव नहीं आ पाएगा। करेक्ट। और समाज का मानसिक स्वास्थ्य हमें सुधारना है, समाज का शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधारना है, समाज का मानसिक स्वास्थ्य भी हमें सुधारने की ज़रूरत है। और इसकी शुरुआत इसीलिए मैं पेरेंट्स को रेफरेंस देके बोल रहा हूँ कि शुरुआत पेरेंट्स से होनी चाहिए। मैं पिता हूँ तो मुझसे ही शुरुआत होनी चाहिए। मैंने मेरे लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं करना चाहिए। सिर्फ बात करने से, सोचने से, आजकल वो भी एक है ना कि हम बहुत एडवांस्ड हैं, अब हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो आपसे हो रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। पर जब हम महिला की बात करते हैं तो क्या आप देखते हैं कि एक वर्किंग वुमेन और एक जो होम मेकर महिला है, उनके मानसिक स्वास्थ्य में भी किसी तरह का कोई अंतर होता है, कोई भेद होता है क्या? बहुत होता है। जैसे कि जो मैंने अभी जो रेफरेंस दिया था कि लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, मतलब 30 साल पहले ये था कि या अगर हम अलग तरीके से इसको मैं डिफाइन करूं, मेरे पिताजी की जो जनरेशन थी उनके हम दो हमारे 3-4 थे बच्चे। जब हम पेरेंट्स बने तो हम दो हमारे 2 हो गए। आगे की जो जनरेशन है वो हम दो हमारा 1, और इसके बाद की जो जनरेशन है वो शायद हम दो हमारा कोई नहीं, और उसके आगे की जो जनरेशन है वो शायद हमारा भी कोई नहीं और हमारे भी कोई नहीं जनरेशन में। सो इस तरीके से हमारा समाज अब आगे बढ़ रहा है और ये हम हर जगह पे देख रहे हैं। तो इसका जो असर जो हो रहा है पूरी सोसाइटी पे कि एक तो जॉइंट फैमिली कंसेप्ट खत्म होकर न्यूक्लियस फैमिली तक आए, न्यूक्लियस फैमिली से वो हम दोनों की फैमिली तक आए, और हम दोनों से वो इंडिविजुअल फैमिली तक आ रहे। ये जो समाज में फैमिली में जो बदलाव आ रहे हैं उसका असर अलग अलग तौर पे पड़ रहा है। हमने छोटे बच्चों की बात की, हमने उनके शिक्षा की बात की, तो लड़के को प्रेफरेंस क्यों है? क्योंकि लड़का असेट है और लड़की लायबिलिटी है। मतलब लड़का पैसे कमा के देगा और हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लड़की जो है मतलब मुझे सिर्फ खर्चा करना है, उसको पढ़ाई पे खर्चा करना है, उसकी शादी में खर्चा करना है, उसको दहेज देना है, और इतना सब करने के बाद वो किसी और के घर पे जाके रहने वाली है
अगर कमाएगी भी तो वो वहाँ पे कमा के देगी। हम्म, तो मेरे लिए तो मेरे बुढ़ापे का सहारा तो मेरा बेटा ही है। तो इसीलिए मैंने मेरे बेटे को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि लड़का और लड़की में जो भेद है उसका सबसे मेन कारण है उसके पीछे का अर्थ कारण, फाइनेंस। तो इसीलिए अगर हमें अच्छा समाज चाहिए तो हमें लड़कियों को लाइबिलिटी से असेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि जहाँ जिन घरों में बहुएं वर्किंग होती हैं, कमा के लाती हैं, तो वहाँ उनके साथ मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं कम आती कम हैं। आती है। तो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि लड़कियां जब लाइबिलिटी से असेट बनेगी, हम्म, इसका मतलब लड़कियां कमाने लगेगी, लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी। जब लड़की अपने दम पे खड़ी है तब उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। सॉरी, आप देखना जिस घर में भी अगर वर्किंग वूमन है तो वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है। घर के छोटे छोटे डिसीजन हो, बड़े डिसीजन हो, उसको फैमिली वाले इन्वॉल्व करते हैं। वही अगर होम मेकर है तो बड़े बड़े डिसीजन में भी उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, मतलब उनकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। और जैसे लड़कियां अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ज़रूरत है। क्योंकि बेटी बचेगी, बेटी पढ़ेगी। हम्म, ये सब क्यों करना है? क्योंकि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है, ताकि वो अपने बारे में सोच सके। जब वो पढ़ेगी उसको समाज के बाहर के हर चीज़ की, रीति रिवाज की, दुनियादारी की समझ आएगी, जो होम मेकर को नहीं होती। होम मेकर का दिन कैसे जाता है? सुबह उठो, घर का करो, बच्चों का करो, हस्बैंड का करो, सास ससुर का करो, खाना बनाओ, घर साफ करो, टाइम मिला तो टीवी पे सीरियल देखो, फिर शाम को वापस से खाना बनाओ। यही डेली रूटीन है। घर से बाहर निकलना है तो किस लिए निकलती है? या तो सब्जी लेने के लिए जाएंगी, कुछ शॉपिंग करने के लिए जाएंगी, या किटी पार्टी के लिए जाएंगी, या कोई रिलीजियस कोई इवेंट है तो उसके लिए हम्म, जाएगी। मैंने कभी मेरी माँ को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए नहीं देखा, जबकि पिताजी को सुबह उठते ही न्यूज़पेपर चाहिए था। तो महिलाओं के पास दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं थी। हम्म, लेकिन इसमें दो चीज़ें हो गई, एक तो लड़कियां पढ़ने लगी और दूसरा आया यहाँ पे टेक्नोलॉजी। हम हमेशा सोशल मीडिया है तो निगेटिवली बात करते हैं कि सोशल मीडिया ने ये कर दिया है, सोशल मीडिया ने वो कर दिया है। लेकिन सोशल मीडिया ने अच्छे काम भी तो किए हैं।